रात का भयानक सन्नाटा चारों ओर फैला था। चांद बादलों के साथ लुका छुपी खेल रहा था। सन्नाटे को उन डरावनी आवाजों ने भंग किया जो बिखरे बालों वाली उस लड़की के मुंह से निकल रही थी। इस समय वह एक जंगल के बीचों बीच मौजूद खंडरनुमा इमारत के सामने खड़ी थी। चेहरे पर शैतानियत नाच रही थी और उसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। डरावनी आवाजें निकालती हुई वह उस खस्ता हाल इमारत में घुसती चली गई। अंदर कुछ प्रकाश सा दिखाई दे रहा था और 2-3 आदमी बैठ दारू और मांस पर हाथ साफ कर रहे थे। उनमें से एक की नजर जब दरवाजे पर मौजूद एक काली परछाई पर पड़ी तो वो बोल उठा, कौन है वहाँ, कौन है? दूसरा आदमी बोला, कहीं कल्लू तो कुत्ते की तरह सूंघता हुआ नहीं आ पहुंचा यहाँ तक। उसकी इस बात पर सभी हंसने लगे, मगर ये हंसी उनकी आखिरी हंसी साबित हुई, क्योंकि उस चुड़ैल नुमा औरत के नुकीले नाखून उनमें से एक के पेट में घुस गए। हलक पाड़कर चीखा वह और उसके जिस्म में से खून का फव्वारा फूट पड़ा। ये खौफनाक नजारा देखकर वहाँ मौजूद दूसरे लोग भी डर से कांपने लगे। उनमें से एक तो चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा, मगर दूसरे की किस्मत शायद इतनी अच्छी नहीं थी। एक को निपटाकर वह चुड़ैल बचे हुए दूसरे आदमी पर झपटी। उस मौत की बला से बचने के लिए उसने आखिरी कोशिश के रूप में हमले का विकल्प चुना। उसने जल्दी से वहां रखी बोतल को जमीन पर मारकर फोड़ लिया और जैसे ही चुड़ैल उस पर झपटी, खचक की आवाज हुई और टूटी बोतल का पहना कांच उसके पेट में घुसता चला गया। नहीं नहीं की जोरदार चीख के साथ माया अपने बिस्तर पर बैठी थी। उसका शरीर पसीने से तरबतर था, सांसें बहुत तेज चल रही थी, जैसे वह कहीं दूर से दौड़ कर आई हो। उसने जल्दी से लाइट जलाई और इधर उधर की जांच सी करने के बाद उसे यकीन हुआ कि वह घर पर ही थी और कुछ देर पहले जो घटा था वह एक सपना था। बहुत डरावना सपना, ऐसा भयानक सपना जिसमें वह खुद को एक चुड़ैल के रूप में देख रही थी। सुबह उसने अपने माता पिता से जब सपने का जिक्र किया तो वह चिंतित हो उठे, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पिछले 1 महीने में कई बार माया को इसी प्रकार के डरावने सपने आ रहे थे। शुरू में तो माया ने इसको साधारण सपना ही समझा, लेकिन बार बार ऐसे भयानक सपने आना कहीं किसी अनहोनी का संकेत तो नहीं है, या फिर इन सपनों के जरिए कोई आत्मा उनको कुछ बताना चाहती है। ये सब सोचते हुए उसने इन सपनों का जिक्र अपनी माँ से किया। उसके बाद माँ बेटी एक डॉक्टर के पास गई जिनका नाम शहर के जाने माने डॉक्टरों में शुमार किया जाता था। उनका नाम था डॉक्टर मनोहर गुप्ता। उन्होंने कुछ दवाई और कुछ महत्वपूर्ण सलाह दी, मगर डॉक्टर से मिलने के 1 हफ्ते बाद ही आज फिर माया को एक भयानक सपना आ चुका था। अब माया के पापा को उनके एक दोस्त ने सलाह दी कि वह किसी तांत्रिक से इस बारे में सलाह मशवरा करें तो बेहतर रहेगा, और वह एक ऐसे आदमी को जानते थे जो भूत प्रेत और भटकी रूहों के बारे में बहुत कुछ समझ रखते थे। उनका नाम राजू प्रसाद था, जो किसी तांत्रिक जैसा पहनावा पहनते थे। उन्होंने बताया कि ये कोई भटकी रूह है जिसका कोई न कोई नाता माया से रहा है, और ये सपना आना कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि वह आत्मा कुछ चाहती है, मगर अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि वह आत्मा माया का कुछ बिगाड़ना चाहती है या नहीं। मगर एक बात जरूर कह सकता हूँ कि समय के साथ साथ इन सपनों का बुरा असर माया के जीवन पर पड़ सकता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि इन्हें सपने और हकीकत में फर्क ही महसूस ना हो, और इस हालत में ये कुछ गलत भी कर सकती है। इन सब का इलाज तो फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन कुछ हद तक ये सब काबू में करने के लिए मैं एक ताबीज दे रहा हूँ। जब तक ये माया के पास रहेगा वह आत्मा इसका कुछ नहीं कर सकेगी। अगले ही दिन माया ने आयुष को ये सब बताया जो पिछले काफी समय से उसके साथ घट रहा था। ये सब सुनकर वह हैरान रह गया। वह माया को बहुत प्यार करता था और उसके साथ शादी करना चाहता था। माया के माँ बाप को इस बात पर कोई एतराज नहीं था। सब कुछ सही चल रहा था, मगर अचानक ही रहस्यमय और डरावने सपनों का आना माया की जिंदगी में हलचल मचा चुका था। मगर आयुष ने साफ कह दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं हरदम तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, गम हो या खुशी सब हंस के सहेंगे। माया ने जज्बाती होकर उसको गले से लगा लिया। माया के मम्मी पापा आज बाजार गए हुए थे। वह घर पर अकेली थी। कुर्सी पर बैठे हुए वह एक किताब पढ़ रही थी। पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चल पाया। उसकी आंख तब खुली जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा उसके कंधे पर रख दिया गया हो, इसलिए उसकी नींद खुल गई। उसने चौंक कर इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर वहाँ उसके सिवा कोई ना था। वह दोबारा आंखें बंद करने ही वाली थी। अचानक उसे किचन में से कई बर्तन गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। चौंक कर वह कुर्सी से ही उठ गई और किचन की तरफ बढ़ चली। जब उसने किचन के भीतर झांका तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ कोई औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे। एक पल को तो माया चौंक सी गई। वह उस औरत को पहचानने का प्रयास करने लगी। कौन हो तुम और अंदर कैसे चली आई?
उस रहस्यमय औरत ने जब चेहरे से अपने बाल हटाए तो उसकी सूरत देखकर चौंक पड़ी माया। नंदिनी तुम? हाँ, वह नंदिनी ही थी, उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो स्कूल और कॉलेज में भी उसके साथ पढ़ी थी, मगर एक दिन रहस्यमय तरीके से कहीं गायब हो गई थी। उसे उसके सवालों के जवाब मिलते उससे पहले ही नंदिनी ने जोर से उसका हाथ पकड़ा और घर से बाहर खींचने लगी। ये तुम क्या कर रही हो नंदिनी? मुझे कहाँ ले जा रही हो? माया चीखी, मगर जैसे उसके चीखने और चिल्लाने का नंदिनी पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही समय बाद आश्चर्यजनक रूप से माया उसी खंडर के सामने खड़ी थी जो कई बार पहले भी वह सपने में देख चुकी थी। माया चौंक पड़ी कि ये सपना है या हकीकत। वह इसी उलझन में पड़ी थी कि तभी उसके सामने डरावनी शक्ल के साथ नंदिनी एकदम से आ गई। उसका शरीर हरे रंग का था, आंखें लाल हो रखी थी। पहली बार माया ने उसकी डरावनी आवाज सुनी, यहाँ आना ही होगा तुझे हर हाल में, वरना तेरा चैन सुकून सब छीन लूंगी। मेरे गुनाहगारों को मारना ही होगा, मैं इंतकाम जरूर लूंगी। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगी। उसकी शैतानी हंसी से माया का दिल दहल उठा था। वह वहां से भागना चाहती थी, मगर जैसे उसके पैर जाम हो गए थे और हर पल नंदिनी का रूप और भयानक होता जा रहा था। माया डर से चीखना चाहती थी, मगर दहशत उस पर कुछ इस तरह हावी थी कि उसके मुंह से किसी भी प्रकार की आवाज नहीं निकल रही थी। शरीर पसीने से तरबतर था। जब उसकी आंखें खुली तो उसे कोई बुरी तरह झंझोड़ कर उठा रहा था। माया जब कुछ समझने के लायक हुई तो उसे सामने से ही अपनी माँ दिखाई दी जो उसे नींद से जगा रही थी। जल्दी ही माया समझ गई थी कि वह फिर से एक भयानक सपना देख रही थी। अब की बार वह माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। माँ ने हौसला देते हुए कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटी, तू चिंता मत कर। अगले ही दिन माया और आयुष नंदिनी के माँ बाप के पास गए और माया ने नंदिनी की माँ से नंदिनी के बारे में पूछा। आंटी, नंदिनी के बारे में पुलिस क्या कहती है? निराशा और आंसुओं के साथ बताया उन्होंने। शुरू में तो पुलिस ने सरगर्मी से नंदिनी को तलाश किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी गुमशुदगी पुलिस के फाइलों में गुम होकर रह गई। मगर आज उस घटना के इतने दिनों बाद आज तू उसका जिक्र क्यों कर रही है? क्या तुझे नंदिनी के बारे में कुछ पता चला है बेटी? नहीं आंटी, मगर मुझे बार बार नंदिनी के सपने आते हैं, जैसे वह मुझे कुछ बताना चाहती हो। जब माया ने उनको सब कुछ बताया तो उनके मुंह से आह निकल गई। लगता है मेरी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर एक बार उसका चेहरा ही दिख जाए बस, जिंदा या मुर्दा। ये कहकर वह रोने लगी। उनके पति ने उनको संभाला। आयुष और माया ने वहाँ से विदा ली और उनका अगला ठिकाना था पुलिस स्टेशन। वहाँ जाकर उन्होंने नंदिनी के बारे में पूछताछ की, मगर इंस्पेक्टर रोशन तनेजा ने कह दिया, देखो भाई, इस तरह के हजारों केस हर साल फाइलों में दर्ज होते हैं और उनमें से आधे कभी हल ही नहीं हो पाते। कारण पता है क्या होता है? जब अनजान लड़की लव-शप के चक्कर में पड़कर फुर हो जाती है और घर वाले समझते हैं कि उनकी बेटी को किसी ने गायब करा दिया। आयुष ने नाराजगी से कहा, आप ऐसा गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? अगर आप पुलिस को उनकी जिम्मेदारी ना ही समझाएं तो बेहतर रहेगा जनाब। अब माया को वहाँ एक पल भी रुकना गवारा नहीं था। वह आयुष को लेकर वहाँ से निकल पड़ी। अब जो कुछ भी करना है हमें खुद ही करना है। ये सोचकर उसने मन में कुछ ठान लिया और आयुष को कहा, क्या हम मेरे सपने में दिखाई देने वाले उस खंडर का पता नहीं लगा सकते? मैं समझती हूँ कि अगर हम उस जगह को खोज लें तो बहुत कुछ पता चल सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नंदिनी और उस खंडर का आपस में कुछ गहरा संबंध है। इस प्रकार की बातें करते हुए जब वह दोनों कार में सवार होकर चल पड़े। उस घटना से कुछ देर बाद पुलिस स्टेशन से हवलदार भानु ने किसी को फोन मिलाकर कहा, एक लड़का और एक लड़की आज नंदिनी के बारे में बड़ी पूछताछ कर रहे थे। मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए। हम दूसरी तरफ से भारी आवाज उभरी, तूने बड़ा अच्छा किया भानु, ये साले गड़े मुर्दे उखाड़ने वाला कौन पैदा हो गया? अब कुछ करना ही पड़ेगा, अब इनको मैं बताता हूँ। उधर आयुष के घर पर मौजूद माया ने आयुष से कहा, इसके सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं है आयुष, हमें उस खंडर को खोजना ही पड़ेगा। कुछ सोचते हुए आयुष ने अपना फोन निकाला और आसपास की उन जगहों की जानकारी गूगल पर खोजने लगा जहां कोई जंगल हो और साथ में कोई पुराना किला या इमारत हो। उसने 3-4 जगह ऐसी नोट की और अगले ही दिन सुबह ही उनकी खोज में निकलने की तैयारी की। अगले ही दिन दोपहर के 12 बजे तक वह दोनों जगह पर पहुंच चुके थे, मगर उनमें से कोई भी जगह माया की सपने वाली जगह नहीं थी। अब बस आखिरी जगह बची थी और वह लोग अंतिम जगह पर चल पड़े जो उनके शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी
दूरी पर थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां एक अच्छा खासा जंगल था। थोड़ा और भीतर जाने पर माया को लगा कि ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। लगभग आधा घंटा इधर उधर घूमने के बाद वह दोनों एक खंडरनुमा इमारत के सामने खड़े थे। माया हैरत से देखते हुए बोल पड़ी कि ये वही जगह है जो मुझे सपने में बार बार दिखाई देती है। आयुष ने कहा, तो फिर अंदर चलो। उसकी बात का माया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे कुछ डर भी लग रहा था कि पता नहीं अंदर जाने पर क्या होगा। मगर जब इतना खोजने के बाद जब ये जगह मिली तो वह वापस यूं ही नहीं लौट सकते थे। वह दोनों अंदर चल पड़े। अंदर बहुत से खस्ताहाल कमरे थे जो मकड़ियों के जाले और धूल से अटे पड़े थे। दिन के उजाले में भी ये जगह रात होने का एहसास देती थी। ये जगह अंधेरा इतना ज्यादा था कि आयुष ने अपना फोन निकाला और अपनी टॉर्च से उजाला किया। मगर जब उसने उजाला किया तो वह हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर माया नहीं थी। हैरान परेशान होकर वह उसे ढूंढने लगा। हर पल उसके दिल में बुरे ख्याल आ जा रहे थे। अब वह चीख चीख कर उसे पुकारने लगा, माया माया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर वह कहाँ चली गई? अभी वह ये सब सोच ही रहा था कि उसके सिर पर पीछे से एक वार हुआ। वार इतना जबरदस्त था कि आयुष की आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर गिर पड़ा। आयुष को जब होश आया तो उसने खुद को हॉल के एक बड़े कमरे में मौजूद पाया। कराहते हुए धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसे सर के पीछे हिस्से में अब भी थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। होश में आते ही उसे सबसे पहले माया का ही ख्याल आया। वह चिंतित हो उठा कि माया पता नहीं कहाँ और किस हालत में होगी। वह अचानक यूं ही गायब कैसे हो सकती है और मुझ पर पीछे से वार करने वाला कौन है? ऐसे अनेक सवाल आयुष को उलझन में डाले हुए थे। उसने वहां से उठकर बाहर जाने का निर्णय किया ताकि बाहर जाकर माया को ढूंढ सके। वहां से जाते वक्त अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी और वह चौंक पड़ा, क्योंकि वहां पर एक लड़की औंधे मुंह जमीन पर पड़ी थी। देखने से लग रहा था कि वह बेहोश थी। कहीं वह माया तो नहीं है? मन में ये सवाल लिए वह जब उसके नजदीक पहुंचा तो उसने देखा कि उसके जिस्म पर सफेद शर्ट और नीले रंग की जीन्स थी। जिज्ञासावश आयुष उसके पास बैठ गया और जब उसने लड़की को सीधा किया तो उसके सामने एक खूबसूरत चेहरा था जो उसकी माया का तो हरगिज नहीं था। ये लड़की कौन है और यहाँ कैसे पहुंची? ये एक और नया सवाल आयुष के सामने खड़ा हो गया था। ओ तो जनाब को होश आ ही गया। तभी ये भारी भरकम आवाज उसके कानों में पड़ी। आयुष ने देखा कि एक लंबा तगड़ा युवक दरवाजे के बीचों बीच खड़ा था। उसके हाथों में एक रिवॉल्वर था जिसको लहराता हुआ वह आयुष की ओर बढ़ा। हाँ तो हीरो, अब ये बताओ तुम इस खंडर में क्या करने आए थे? वैसे तो आयुष डर जाने वालों में से नहीं था। वह एक मजबूत जिस्म का मालिक था, मगर जब रिवॉल्वर उसके सर पर तना हुआ हो तो वह कर ही क्या सकता था। उसने जवाब दिया, मैं और मेरी दोस्त माया यूं ही घूमते फिरते यहाँ आ गए थे, मगर यहाँ आने के कुछ समय ही बाद पता नहीं कैसे और कहाँ वह गायब हो गई और मुझ पर किसी ने पीछे से हमला किया जिससे मैं बेहोश हो गया। पहले मैं जान नहीं सका कि ये किसने किया होगा, मगर अब मुझे लग रहा है कि ऐसे करने वाला तुम हो। ऐसा करने वाला मैं ही हूँ, तुम ठीक समझे। ये सब मैंने ही किया था। मैंने ही अपने आदमी कल्लू द्वारा तुम पर हमला करवाया था। उसके इतना कहते ही 3 आदमी और पीछे से निकलकर वहाँ आए। उनकी ओर नजर घुमाते हुए आयुष ने पूछा, तुम लोग कौन हो और हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? मुझ पर हमला करना और मेरी माया को कहीं गायब कर देना, ये सब क्यों किया तुमने? उनके इन सवालों पर वह शख्स चिल्लाया, ये सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा कमीने। हमने तुझ पर हमला जरूर किया है, मगर तेरी माशूका को छुपाने के पीछे हम बिल्कुल नहीं है। मेरा नाम भी डायरेक्टर है। तुम जैसों की झूठी स्टोरी मुझको बहका नहीं सकती। अब सीधे सीधे यहाँ आने का मकसद बोल, वरना तेरी लाश को यहीं दफना डालूंगा। पिछले कई दिनों से ही हमारा आदमी राघव तुम्हारे पीछे पीछे था। हमें खबर मिली थी कि तुम एक लड़की के साथ मिलकर नंदिनी को खोज रहे हो। अपना अजीब सा नाम डायरेक्टर बताने वाले उस आदमी के मुंह से नंदिनी का नाम सुनकर आयुष चौंक पड़ा। ये आदमी कौन है और ये नंदिनी के बारे में क्या और कैसे जानता है? हमारा पीछा करने का मकसद क्या हो सकता है? आयुष की सोच उस समय बिखर गई जब वे शख्स फिर से बोला जो खुद को डायरेक्टर कहता था। तुम्हारा पीछा करते हुए राघव ने जब मुझे फोन करके बताया कि तुम दोनों यहाँ घुसे हो तो ये सुनकर मेरा माथा ठनका। फिर मैंने ही राघव से कहा था कि तुम दोनों को बेहोश कर दे। उसके बाद मैं यहाँ पहुंचकर तुम्हारे यहाँ आने का मकसद पता करूंगा। लेकिन मेरा दिमाग साला तब सरक गया जब राघव ने मुझे बताया कि तेरी माशूका तेरे साथ नहीं मिली। आयुष ने डायरेक्टर से पूछ ही लिया, मगर तुम्हें हमारे यहाँ आने से क्या समस्या थी? वह हंसा। अब जाकर पूछा तूने काम का सवाल। तुम्हारे यहाँ आने से अगर हमें समस्या नहीं होगी तो फिर और किसे होगी?
आयुष को उसकी पहली नुमा बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, जबकि वह कहता जा रहा था, देख हीरो, सभी अपनी जिंदगी को किसी न किसी सनक में या फिर कहो पागलपन में जीते हैं। जैसे कोई धन के पीछे पागल है तो कोई तन के पीछे पागल है, ठीक इसी तरह मैं भी हुस्न परियों के पीछे पागल हूँ। जो लड़की मुझे भा जाती है उसे हासिल करने के लिए मैं उतावला हो जाता हूँ, लेकिन किसी के जिस्म को चखने के लिए मैं गिड़गिड़ाना या फिर उसके आगे पीछे दुम हिलाना पसंद नहीं करता। हमें जो पसंद आ जाती है उसको उठाकर यहाँ ले आते हैं, जैसे आज इस लड़की को उठाकर लाए हैं हम। उसने बेहोश लड़की की तरफ इशारा किया, मगर मुझे गुस्सा तब आया जब तू कबाब में हड्डी बन गया और यहाँ इस वीरान जगह पर ही आ पहुँचा। लेकिन एक बार डायरेक्टर जो ठान ले फिर उसे अंजाम तक पहुँचाए बिना चैन नहीं लेता, समझा तू? इसलिए हम इस लड़की को यहाँ उठा लाए। आयुष उस आदमी के घिनौने इरादे जानकर हैरान रह गया। कोई आदमी किस हद तक गिर सकता था? इसकी जीती जागती मिसाल था ये आदमी। चटकारे से लेते हुए डायरेक्टर बोला, अरे ओ कल्लू, जरा होश में तो ला इस हुस्न परी को, जरा हम भी तो देखें कैसा मजा देती है ये। पिछली बार जिस लड़की को यहाँ लाए थे वो तो बड़ी पटाखा थी। हाँ बॉस, कैसे कैसे नोचा खरोचा था हमने उसे। होठों पर जीभ फिराते हुए कल्लू ने कहा, हाय उसका गोरा बदन, आज भी जब याद आता है तो मन बहल जाता है। दूसरा आदमी कल्लू की बातचीत को काटता हुआ बोला, साले कल्लू, अगर तुझे इतनी ही पसंद थी वह लड़की तो फिर उसे मारकर जमीन में क्यों गाड़ दिया तूने? कल्लू चिल्लाया, अबे भूतनी के, अगर हम उसको नहीं मारते तो वो हम सबको फंसवा देती। देखा नहीं था क्या तुमने वह कैसे पुलिस की धमकी दे रही थी हम सबको, और क्या उसकी आरती उतारते हम। डायरेक्टर चिल्लाया भी, चुप करो कमीनों, अपने सारे काले चिट्ठे आज इस लड़के के सामने खोल कर रख दोगे क्या? हमने सोचा कि जब इसको भी हमारे हाथों मरना ही है तो सब कुछ इसके सामने कहने में हर्जी क्या है। डायरेक्टर बोला, इस लड़के को बांधकर एक कोने में डाल और इस हसीना को होश में ला, अब और सब्र नहीं हो रहा है हमसे। अपने बॉस डायरेक्टर के कहते ही कल्लू ने एक नए आदमी के साथ मिलकर आयुष को बांधकर एक कोने में डाल दिया और उस लड़की को होश में लाने का प्रयास करने लगे। आयुष इन घिनौने दरिंदों से छुटकारा पाने का कोई उपाय सोच रहा था। इस लड़की के साथ होने वाले गलत काम की कल्पना मात्र से वह सिहर उठा था। इस मासूम को ये राक्षस यहाँ उठा लाए ताकि अपने घिनौने मंसूबों में सफल हो सके। उनकी बातों से पता चल चुका था कि ये हैवान इससे पहले भी यहाँ किसी लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ा चुके थे और उसके बाद बड़ी बेरहमी से उसका कत्ल करके यहाँ दफना भी चुके हैं। अब आयुष एक एक कड़ी को जोड़ने का प्रयास करने लगा। यहाँ पर एक लड़के के बलात्कार के बाद हत्या होना, उसके बाद माया को इस खौफनाक जगह का बार बार सपने में दिखाई देना, नंदिनी की भटकती रूह द्वारा माया को यहाँ आने के लिए मजबूर कर देना, डायरेक्टर नाम के इस कमीने की जबान पर नंदिनी का नाम आना, हमारे पीछे अपने गुंडे लगाना, इन सब घटनाओं का मुख्य कारण कहीं यही सब शैतान तो नहीं है जिस लड़की का बलात्कार करके इन कुत्तों ने मार डाला, कहीं वह नंदिनी ही तो नहीं है। ये सोचते हुए आयुष के सर में जैसे धमाके से हो रहे थे। वह बड़बड़ाने लगा, अगर यही सच है तो बहुत बुरी मौत मरेंगे ये सब। वह क्रोध और बदले में जलती हुई आत्मा इनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, कुत्ते की मौत मारेगी वह इनको। डायरेक्टर ने उसकी कनपट्टी पे राइफल दबाते हुए कहा, क्या बोला तू? इस हालत में होकर भी टाई टाई कर रहा है? जी करता है तुझे अभी निपटा दूं, मगर तुझसे सच उगलवाए बगैर तुझे मार भी तो नहीं सकता। अब तू बकी दे कि तेरा क्या झमेला है, तू यहाँ क्या करने आया है और वो तेरी फुलझड़ी कहाँ है वो? मैं तो खुद ही माया की गुमशुदगी से हैरान परेशान हूँ, और रही यहाँ आने की वजह तो सुनो। हम दोनों को यहाँ नंदिनी के कारण आना पड़ा क्योंकि उसके डरावने सपने बार बार माया को डरा रहे थे। जीना हराम हो चुका था माया का। नंदिनी बार बार इस जगह पर माया को लाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए हमको यहाँ आना ही पड़ा ये जानने के लिए कि आखिर सच क्या है। मैं पहले ही समझ चुका था तुम्हारे यहाँ आने की वजह, मगर तुम्हारे मुंह से सच सुनना चाहता था। डायरेक्टर ने कहा, तुमने सच उगल दिया, अब मैं भी तुम्हें नंदिनी के बारे में सब कुछ बता ही देता हूँ ताकि तुम्हारी झटपटाहट कुछ कम हो जाए। हाँ ये सच है, जिस लड़की का रेप और हत्या करके यहाँ गाड़ दिया गया है वह नंदिनी ही है। अब वह इस दुनिया में नहीं है, मगर तुम ये बकवास डरावने सपनों की बातों को बीच में घुसाकर हमको और मत भटकाओ, वरना तुमको ही भटका डालूंगा। अब आयुष को अंदाजा तो पहले से ही हो चुका था कि शायद अब नंदिनी इस दुनिया में नहीं है, मगर उसके साथ हुई इतनी दरिंदगी की आशा उसने नहीं की थी। बेशक नंदिनी उसकी कुछ नहीं लगती थी, फिर भी उसके बारे में सोचकर न जाने क्यों आयुष की आंखें भीग गईं। उसका जी चाह रहा था कि वह उन सबको अपने हाथों से सजा दे, एक एक को घसीट घसीट कर मारे, इनकी एक एक बोटी काट कर चील कौओं को खिला दे।
मगर इस समय वह बेबस था। उसने अपने जज्बातों पर काबू करा। मैं सच कह रहा हूँ, नंदिनी की बेचैन रूह सचमुच भटक रही है और अब उसका मकसद है शायद बदला लेना। इसलिए हम सबका यहाँ रहना बेहद खतरनाक हो सकता है। अगर हम रात होने से पहले यहाँ से नहीं गए तो वो हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगी। आयुष की इस बात से कल्लू के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो बोला, बस निकल लो यहाँ से, मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। डायरेक्टर चिल्लाने लगा, चुप साले डरपोक, हम यहाँ से जाएंगे जरूर, लेकिन इससे पहले इसकी माशुका को ढूंढेंगे। रात बेशक हो जाए, इस खंडर का एक एक कोना छान मारो, हम भी तो देखें जरा कि उसकी जवानी कितनी कड़क है। ठीक है बॉस, हम उसको ढूंढते हैं। ये कहकर कल्लू और उसका साथी माया को तलाशने निकल गए। तीसरा आदमी राघव उस बेहोश लड़की को उठाकर दूसरे कमरे में ले जाने लगा। उसके पीछे पीछे डायरेक्टर भी वहाँ से चला गया। अब आयुष के पास यही मौका था बचने का। वह रस्सियों से आजाद होने की जी तोड़ कोशिश करने लगा। उधर कल्लू और उसका साथी उस खंडर इमारत के एक एक हिस्से को डरते डरते छान रहे थे, क्योंकि आयुष की कई बातों ने उनको कुछ हद तक डरा दिया था। जरा सी आहट पर ही कल्लू का दिल धाड़ धाड़ बजने लगता और वह इधर उधर घूमते हुए कहता, कौन है वहाँ। मगर अपने बॉस का आदेश मानना भी तो मजबूरी थी। उधर उस अजनबी लड़की को होश आ गया था और वह अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी, रो रही थी। मगर किसी अबला के आंसुओं से शैतानों के दिल कब पिघले हैं जो यहाँ पिघल जाते। डायरेक्टर उस पर भूखे कुत्तों सा झपट पड़ा था। उसके कपड़े अब जगह जगह से फट गए थे। मगर इससे पहले कि वह अपने गंदे इरादों में कामयाब हो पाता, पीछे से उसके सर पर जोरदार चोट पड़ी। वह चीख कर पसर गया। उस पर हमला करने वाला आयुष था, जो आजाद होकर वहां आ चुका था और उसके एक ही नपे-तुले वार से डायरेक्टर बेहोश होकर लुढ़क गया था। अपने बॉस की चीख सुनकर कुछ ही दूर पर मौजूद राघव आयुष पर लपटा। मगर अब आयुष ने भी अपना दम दिखलाने का फैसला कर ही लिया था। उसने राघव को मार मार कर दिन में तारे दिखला दिए। वह भी चकराकर ऐसे गिरा कि फिर अपने पैरों पर वापस खड़ा नहीं हो सका। अब आयुष ने उस लड़की को अपने साथ लिया और डायरेक्टर का रिवॉल्वर कब्जा कर वहां से निकल लिया। मगर वहां से जाने से पहले वह डायरेक्टर नामक उस शैतान को एक ठोकर लगाना नहीं भूला था। रास्ते में उसने लड़की से पूछा कि वह उन कमीनों के पास कैसे फंस गई। लड़की ने अपना नाम नेहा बताया और कहा कि ये आदमी खुद को फिल्म का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बताता था और यहाँ पर उसे शूटिंग के बहाने ले आया था। मगर जब यहाँ आकर मुझे शक सा होने लगा तो मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद जो हुआ तुम सब कुछ जानते ही हो। ओह अच्छा। आयुष के मुंह से इतना ही निकला। वह अंदाजा लगा रहा था कि वह कमीने नंदिनी को भी जरूर इसी तरह बहला फुसलाकर यहाँ लाए होंगे। शाम होने लगी थी। अंधेरा उजाले को खुद में समा लेने को बेताब था। कल्लू और उसके साथी ने खंडर का बहुत सारा हिस्सा छान मारा, मगर उनको माया कहीं दिखाई नहीं दी। वे अब सुस्ताने के लिए एक जगह बैठ गए। कल्लू तो पसर ही गया। उसी समय उन्हें एक आवाज सी सुनाई देने लगी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर दहाड़ रहा हो। इधर उधर देखते हुए जब कल्लू की नजर ऊपर छत की ओर गई तो वह दहल उठा, क्योंकि ऊपर छत पर एक काली परछाई सी चिपकी हुई थी जिसकी आंखें अंगारों जैसी दहक रही थी। एक खौफनाक नजारा देखकर कल्लू के मुंह से तो चीख ही निकल गई। ये चीख आयुष और नेहा के कानों में भी पड़ चुकी थी। आयुष जल्दी से चीख की दिशा में दौड़ा। नेहा भी उसके साथी थी। वहां पहुंचकर जो नजारा आयुष के सामने था वह उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। कल्लू और उसका साथी डरते हुए एक दीवार से चिपके हुए थे और बिखरे बालों वाली एक चुड़ैल उनकी चीड़ फाड़ करने के लिए तैयार दिख रही थी। उसके मुंह से जानवरों की तरह गुर्राहट निकल रही थी। जब आयुष ने उसका चेहरा ध्यान से देखा तो वह चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया, क्योंकि वह चुड़ैल माया ही थी। उसकी अपनी माया, जिसको वह कब से ढूंढ रहा था। और जब वह मिली तो इस हाल में मिली। अचानक वह चीखा, ये तुम क्या करने जा रही हो माया, तुम्हें क्या हो गया है। माया के डरावने सपनों को हकीकत में बदला हुआ देखकर आयुष हैरान रह गया था। जिस माया ने खुद को सपने में चुड़ैल बने हुए देखा था, आज वह डरावना सपना सच हो गया था। अब आयुष को लग रहा था कि नंदिनी की आत्मा माया के शरीर पर कब्जा करके उसके जरिए अपना इंतकाम लेना चाहती थी। इसलिए वह माया के पीछे पड़ी हुई थी। और डायरेक्टर और उसके चेलों की बदकिस्मती तो देखो, वो खुद ही अपनी मौत को दावत देने यहाँ आ पहुंचे। आयुष ये सब देखकर कांप गया। माया के नाखून आश्चर्यजनक रूप से लंबे हो गए थे। उसका गोरा रंग काला पड़ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सर पर खून सवार हो चुका था। अचानक से आयुष उसके सामने आकर खड़ा हो गया। ये सब क्या है माया, होश में आओ। मगर शायद वह भूल गया था कि अब वह उसकी माया नहीं बल्कि चलती फिरती मौत थी। चुड़ैल का जोरदार वार उसके मुंह पर हुआ और वह चीखता हुआ दूर जा गिरा।
ये भयानक दृश्य देखकर नेहा के डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए। अगले पल चुड़ैल ने कल्लू को पकड़कर ऊपर हवा में उठा लिया। कल्लू का साथी ये सब देखकर वहाँ से भागने लगा, मगर भड़ाक की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। उसी पल खिड़की अपने आप हिलने लगी। आयुष और नेहा ये दृश्य देख रहे थे। एक जोरदार आवाज हुई और देखते ही देखते खिड़की का कांच कल्लू के साथी के शरीर में पूरी तरह से आर पार हो चुका था। ये खौफनाक मंजर देखकर कल्लू ने पैंट में ही मुंह दिया। वह गिड़गिड़ाया, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। पहली बार माया के भीतर मौजूद चुड़ैल घुर्राई। मैं भी ऐसे ही गिड़गिड़ाई थी तुम सबके सामने, मगर तुमने रहम किया था क्या? मेरे जिस्म को भूखे कुत्ते की तरह नोचने वाले दरिंदे, आज जब तेरी बारी आई तो कांप क्यों रहा है? कल्लू ये आवाज सुनकर हैरान रह गया। क्या तुम नंदिनी हो? हाँ दरिंदे, मैं नंदिनी हूँ, वही नंदिनी जिसको तुमने मारकर जमीन में दफना दिया था। मगर ये देख, मैं मर के भी वापस लौट आई हूँ अपना इंतकाम लेने। ये कहकर उसने अपने पैने दांत कल्लू की गर्दन में गड़ा दिए। बुरी तरह चीख चीख कर दम तोड़ा कल्लू ने। अब चुड़ैल का सारा मुंह खून से सना हुआ था। उसने अपना मुंह ऊपर की ओर उठाया और उसकी भयानक हंसी से सारा खंडर ढह उठा। अपने काम को अंजाम तक पहुंचाने के बाद चुड़ैल का जिस्म हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो चुका था और पीछे रह गई थी तो कल्लू और उसके साथी की लाश। आयुष और नेहा भी माया के पीछे भागे। अभी वह थोड़ी दूरी गए थे कि उनके कानों में राघव की दर्दनाक चीखें पड़ी। आयुष कुछ सोचते हुए चिल्लाया, हमें जल्दी से वह जगह ढूंढनी होगी जहां नंदिनी की लाश को दफनाया गया है। नेहा ने शांत भाव से कहा, मगर ये सब इतनी जल्दी कैसे संभव है? हमें उस जगह के बारे में डायरेक्टर बताएगा, लेकिन तब जब वह जिंदा बचेगा। ये कहकर आयुष उस ओर भागा जहाँ उसने डायरेक्टर को छोड़ा था, मगर उससे पहले ही मौत उस तक पहुँच चुकी थी। वह भी चुड़ैल के शिकंजे में फंस चुका था और उसकी भी दर्दनाक चीख वहां से गूंज रही थी। वहां पहुंचने पर जो नजारा उनकी आंखों के सामने था, उसे देखकर नेहा तो गश खा के ही गिर पड़ी थी। डायरेक्टर का पेट उजड़ा हुआ था और उसकी आंतें तक बाहर निकली हुई थी। उसकी दर्दनाक चीखें वहां गूंज रही थी। वह जगह जैसे खून का तालाब बनी हुई थी। उसे देखकर आयुष चीखा, हमें बताओ कि नंदिनी की कब्र कहाँ है? उसने मरते हुए जवाब दिया, बड़े गेट के पास। ये कहकर वह मर चुका था, मगर अपना बदला लेकर भी शायद नंदिनी की रूह को चैन नहीं पड़ा था। अब वह घुर्राती हुई आयुष और नेहा की ओर बढ़ी। तुम्हारा इंतकाम पूरा हुआ नंदिनी, इसलिए अब तुम मेरी माया के शरीर को छोड़कर चली जाओ। आयुष चीख रहा था, मगर उसके एक ही वार से वह और नेहा दूर जा गिरे। तो क्या वह अब हम दोनों को भी मार डालेगी? ये सोचकर आयुष कांप उठा था, मगर उसी समय माया के जिस्म को झटके से लगने लगे और फिर आयुष और नेहा ने हैरान कर देने वाला नजारा देखा। माया के जिस्म से एक सफेद सी आकृति निकली और कुछ देर हवा में चक्कर काटकर कहीं गायब हो गई। माया का बेजान सा जिस्म जमीन पर आ गिरा। आयुष ने जब तक उसे संभाला वह बेहोश हो गई थी। उसके बाद आयुष ने डायरेक्टर के बताए हुए स्थान को ढूंढकर वहां खुदाई की और वहां से बरामद हुई नंदिनी की लाश का धर्म अनुसार कार्य किया गया ताकि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। उसके बाद ना तो माया को कभी डरावने सपने आए और ना ही कभी ऐसा कुछ दोबारा देखने को मिला। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, मिलेंगे एक और डरावनी कहानी में।